हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सही विद्यार्थी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो विद्यार्थीगण आइए, आपके सामने प्रश्न है। राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखक में से हॉब्स, हॉब्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। हॉब्स का सबसे निकट, हॉब्स ने क्या दिया सिद्धांत? हॉब्स का सिद्धांत है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है वो हॉब्स का दिया हुआ है। अब देखिए, राज की उत्पत्ति का, अब यहाँ तुलसीदास तो कहीं राज की उत्पत्ति, तो रामचरितमानस के लेखक हैं। राज की उत्पत्ति से तो इनका कोई संबंध है नहीं। राजा कलश एक पॉलिटिकल साइंस के विद्वान, पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले शुरू क्या कौन किए थे? मध्यकालीन फ्रांस में 3 वर्ग थे। फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई, उसमें फ्रांस में 3 वर्ग स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए गए थे। 3 वर्ग जो है वो कौन से थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। तीनों को वहाँ की संसद में बैठक में बुलाया जाता था। इसमें सबको एक मत का अधिकार था, संख्या नहीं। इसे भी एक मत, इसका भी एक मत, इसका भी एक मत। ये दोनों मिलकर काम करते थे और ये वर्ग जो है सो हर समय अपने तौर से नुकसान उसे पहुंच जाता था। समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण, कोलंबस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1492 में इसने ही अमेरिका अमेरिका की खोज इसने ही किया। मैगलन मैगलन जो है 1519 में समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण की। क्वेश्चन तो पॉलिटिकल का है नहीं, बहुलवादी विचारक नहीं है। बोर्डिन बोर्डिन का संबंध किससे है? ये संप्रभुता के हिमायती हैं। संप्रभुता को ये अदेयता, किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, उसे सर्वोच्चता का विचार देते हैं। लॉस्की और फिगिस जो है दोनों उदारवादी हैं, दोनों बहुलतावादी हैं। तो बेडिन का संबंध जो है वो किससे है? श्री पूजा शर्मा जी। विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विकास अवधारणा, एक बार क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, मैंने इसका उत्तर दिया भी था कि विकास सबसे अवधारणा किसका है? यूएल गोस्वामी। यूएल गोस्वामी का है। 1955 में विकास अवधारणा की बात को इन्होंने प्रयोग में लाया। बाद में इनके विचारों को एडवर्ड बिडनर ने समीक्षात्मक रूप में लिखा। लेकिन सबसे पहले क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके हैं। अरे हम आप लोग पीछे चल रहे हैं क्यों? ये आगे ज्यादा चल रहा है। निवारक निरोध कानून मतलब क्या हुआ? कि स्वतंत्रता का अधिकार को युक्त प्रतिबंध। तो इस कानून का, अब आतंकवादी है तो आतंकवादी तो पकड़बे करेंगे ना। ये काला बाजारी की तो गलती करी है यहाँ, क्या संदेह के आधार पर। यदि आपको लगता है, सरकार को लगता है कि आपके विचार, आपके रहने से या आप आंदोलन करने वाले हैं उससे राष्ट्रहित को नुकसान पहुंच सकता है, जनमत का नुकसान पहुंच सकता है, तो उस अवस्था में जो है निवारक कानून को प्रयोग में लाते हैं। निवारक कानून देखिए कौन है? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट निवारक कानून के दायरे में आता है। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है ये निवारक कानून है।
आतंक का संतुलन, आतंक का संतुलन। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, भारत के पास भी परमाणु बम है, चीन के पास भी। देखिए तो वह परमाणु क्या है, शक्ति करती है समुद्र। यदि युद्ध ज़्यादा लंबा छिड़ गया तो परमाणु चलेगा तो एक दूसरे को क्षति हो जाएगी। तो परमाणु जो है वो शक्ति संतुलन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह है परमाणु निरोध। तो आतंक का ये संतुलन है कि यदि आतंक कहीं बढ़ती है तो हमारे पास परमाणु शक्ति संपन्न है, दूसरा कहीं न कहीं देखते परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद भी देखो कितना तो है ना पेशेंस के लोग परमाणु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है देखिए, लेकिन परमाणु प्रयोग में नहीं किया गया। भारत पाकिस्तान दोनों कर सकता है, दोनों इसलिए फटाक युद्ध को देखो भारत ने रोक दिया। जो उद्देश्य पूरा करना था उद्देश्य पूरा कर दिया और बड़े ही धैर्य से। और सरकार को जो धैर्य चाहिए इसमें मैं सरकार के निर्णय एकदम सही है। युद्ध लंबा खींचेगा तो राष्ट्र को भी क्षति होगी। कौन सा स्टाफ एजेंसी, स्टाफ एजेंसी। आप चलिए कल शिक्षक बनते हैं तो आप शिक्षा विभाग के स्टाफ हैं, वहां पर आप जो है स्टाफ एजेंसी के रूप में भाई बेहतर शिक्षा हो उसके बारे में आप सरकार को सलाह देंगे। आप बेहतर तरीके से आप पढ़ाने का प्रबंध करने का काम करेंगे, बेहतर तरीके से प्रबंध का। लेकिन आप अकेला सरकार का लक्ष्य हो कि हम जो है 100% शिक्षा कर दें, तो आप अकेले क्या कीजिएगा। वो तो लक्ष्य प्राप्त करने सरकार को व्यवस्था का आप योजना बनाएंगे कि भाई हमारे स्कूल में जो शिक्षक विद्यार्थी आए उसको हम पढ़ाएंगे, उसको बेहतर सलाह देंगे। तो स्टाफ एजेंसी काम है ये दोनों करना, ये काम तो सरकार का है, ये काम जो है सो स्टाफ का थोड़े है। लक्ष्य को प्राप्त करना स्टाफ का काम नहीं है, बल्कि ये काम मैनेजमेंट का है। ये काम किसका है, ये काम प्रबंधक का है। ये काम प्रबंधक का है कि वो लक्ष्य तक पहुंचे। आश्वासन समिति, आश्वासन समिति में अपर हाउस में 15 मेंबर, लोअर हाउस में 10 मेंबर होते हैं। अब ये देखो क्या काम करे, आश्वासन दिया गया है कि भाई हम अमुक काम करेंगे, अब करना काम तो सरकार का है। तो ये काम कौन करेगा, सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इतनी बहाली करेंगे। अब आश्वासन समिति कहेगा भाई आपने विधानसभा में ये लाइन बोला था, अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये सरकार पर कार्यकारी दबाव डालता है। आश्वासन समिति सरकार को ये नहीं कहता है कि आप विधि का निर्माण कीजिए, वो कहता है आपने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन को आप पूरा करें। अपने आश्वासन को, जो आपने आश्वासन दिया हम शिक्षक की बहाली करेंगे, नहीं बाबू डी कैसे हो जाएगा। न्यायिक नियंत्रण थोड़े, उसका आश्वासन समिति का न्यायिक से कोई संबंध है नहीं, उसका संबंध विधायी से भी नहीं है। सरकार जो आश्वासन दिया कि हम शिक्षक की वैकेंसी निकाल करके जल्दी सी बहाली की प्रक्रिया पूरा करेंगे, तो समिति देखेगा कि आप जो आश्वासन दिए वो कब पूरा कर रहे हैं। आप जो आश्वासन दिए हैं उसको पूरा करने का काम आप कब कर रहे हैं। आश्वासन का है कार्यकारी नियंत्रण। तो कार्यकारी वो काम नहीं करना है, उस काम तो सरकार को करना है। सरकार पर वो दबाव डालेगा कि भाई आपने आश्वासन दिया, आप आश्वासन दिया कि बाढ़ नहीं आएगी, हम बाढ़ की व्यवस्था को रोक देंगे, तो भाई क्यों बाढ़ आ गई, आप सही से काम करें, बस वो उसका काम है। SST सेशन 8 कॉमन पेपर मात्र 999 रुपया में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी चल रहा है ना। राज की प्राप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी, राज की उत्पत्ति। अब देखो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसका है, हॉब्स, लॉक और रूसो। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत किसका है, हेगल, मनु। ऐतिहासिक सिद्धांत, राज की उत्पत्ति जो है लक्ष्मी त्रिपाठी। चलिए पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है 2017 में, किसी से उसका मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ
पहचान का कोई अन्य पत्राचार का कॉरस्पॉन्डिंग से लेकर के अस्थाई पता, उसका आर्थिक स्रोत, बैंकिंग अकाउंट, स्त्री पुरुष संबंध, ये व्यक्ति की निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार का उल्लंघन अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन के दायरे में आता है। बोलो लव कुश जी, सही बात पढ़े हैं ना? नंबर शेयर कैसे कर दे, सोचो, वो निजता का उल्लंघन होता है ना। कुछ विद्यार्थी रात्रि को 11 बजे भी फोन कर देते हैं। अरे बाबू यहाँ पर देंगे तो सभी लोग के पास जाएगा नहीं, आप ये क्यों नहीं समझते हो? मैंने नंबर दिया है, कुछ विद्यार्थी रात्रि को 11 बजे फोन करते हैं। अरे कोई निजी जिंदगी भी है, कोई हम सोए हुए हैं? बोलो, हम जस्ट फॉर नोट्स के लिए हम समझ रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ, ये जो है भारतीय जनता पार्टी का है और मजदूर में ये सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा। अब तक जो है भारत का ये सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ, जिसकी स्थापना 1955 में आजादी के बाद दंतोपंत ठेंगरी के द्वारा, दंतोपंत ठेंगरी के द्वारा किया गया, सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए एक एक विकल्प आपके सामने है, ये है 4 से शुरू कीजिए। इंडियन नेशनल संघ, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनियन ट्रेड यूनियन, ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी। ऑल इंडिया ट्रेड, ये सबसे पहला संगठन था जिसकी स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ये सभी श्रमिक संगठन हैं। गुड इवनिंग अमित जी। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची क्या है? तृतीय अनुसूची में है शपथ। अब मैंने बतलाया था कि शपथ में राष्ट्रपति, शपथ में उपराष्ट्रपति और शपथ में राज्यपाल का उल्लेख नहीं है। अब देखो, संघ के मंत्री का शपथ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, संसद का शपथ है। 3 नंबर यहाँ भी है, 3 नंबर यहाँ भी है, बच गया आपका सी। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, आयु क्या होती है? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। अंतः स्थापित किया गया 15वां संविधान संशोधन के द्वारा उनकी आयु के संबंध में संसद जो है उसके लिए नियम बनाएगा, ये प्राधिकार तय करेगा, वो व्यवस्था कर दिया गया है। इसके अलावा है 16वां संविधान संशोधन, इसमें जो है दिया गया कि अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित करने, अर्थात जो निवारक कानून है, प्रतिबंधित करने अर्थात निवारक कानून का निर्माण करने के संबंध में। 17वां जो क्या होती है, इसमें 9वीं अनुसूची में कुछ और विषय को जोड़ा गया जो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था। ऐसा करो लव कुश त्रिपाठी जी, आप अपना नंबर लिख दो, होगा तो हम उस पर भेजने का प्रबंध कर देंगे।
भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत, आधारभूत संरचना का सिद्धांत से तात्पर्य है आधारभूत संरचना। ये सिद्धांत कब दिया गया? ये सिद्धांत दिया गया केशवानंद भारती विवाद, ईस्वी क्या है 1973। जज की संख्या कितनी है? 13 है। क्या कहा? कहा कि संसद फंडामेंटल राइट सहित संपूर्ण संविधान में कहीं भी परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मूल संविधान के संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये परिवर्तन, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता, बदला नहीं। मूल अधिकार को न कम किया जा सकता है, न, आप तो पढ़ते हैं अनुच्छेद 31 निरस्त कर दिया गया, तो गलत है। संशोधन केवल 368 विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ए होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। यह अब तक एक बार भी, अब तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपात घोषणा 2 मास की समाप्ति, एकदम सही है, 60 दिन पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा संकल्प से उसे अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। ये तो सही है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत के राष्ट्रपति संघ कार्यकलाप के समय सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, गलत हो गया, वहां स्पष्ट है न्यायाधीश सहित किसी का भी वेतन को कम कर सकते हैं। ये लाइन गलत है, तो केवल और केवल एक नंबर सही है। बोलो क्या नंबर है? लिखो, लवकुश जी नंबर लिख दो, हम देख लेते हैं उसको। लवकुश जी नंबर लिख दो। अपना नंबर भेजेगा तब ने हो, कैसे लवकुश बाबू कैसे भेजेंगे सो बताओ। अपना नंबर तुम लिख दो, हम उस पर भेज देंगे। जाओ ना, ये मेरा, मैं भेज दूंगा। किसी जिसने विद्यार्थी ने मांगा, मैंने किसी को ना नहीं कहा। मुझे बचपन से सिखाई है माँ ने, विद्या ददाति विनयम विनया, कि विद्या बांटने से बढ़ता है। तो उसको मैं कंट्रोल क्यों, माँ की वो शिक्षा जो संस्कृत के श्लोक के माध्यम से बतलाई थी, आज तक हम याद रखे हुए हैं। मुझसे किसी विद्यार्थी ने कभी भी किसी सवाल का जवाब मांगा, मैंने उस सवाल का जवाब दिया। यदि नहीं जानते तो ऐसा विद्वान तो है नहीं, तो मैंने कहा है कि ठीक है बाबू, कुछ देर के बाद करना, उसको हम अच्छा से खोजबीन कर लेते हैं, तब उत्तर हम देंगे। हाँ, अब तक का सबसे बड़ा बेंच था। आप अपना नंबर दे दो, हम उसको देख लेंगे। जो भी विद्यार्थी, जिस भी विद्यार्थी ने, जिसने भी जब क्वेश्चन पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया। कोशिश हरदम रहता है कि 100% में। अपना नंबर लिख दो, मैं उसको नोट कर लेगा। भारतीय संविधान के प्राधिकरण हिंदी भाषा के माध्यम से, अर्थात संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। अब बिहार के ही जो थे प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। लवकुश जी अपना नंबर दीजिए। मैं नंबर अभी नहीं देखा हूं, नंबर फिर से लिखिए, मैं नंबर से नोट कर लूंगा, आपको भेज दूंगा। तो प्रेम बिहारी रायजादा जो है, उन्होंने उसको लिखने का काम किया। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जबकि उसको हिंदी का
प्राधिकार के रूप में उसे स्थापित किया गया, हिंदी का प्राधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो ये है 58वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा 57वां में क्या है? 57वां में है कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में एससी का आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एससी आबादी है ही नहीं, क्योंकि वहां पर एससी की आबादी है नहीं। 59वां में क्या हुआ? पंजाब में राष्ट्रपति शासन, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को और बढ़ाया गया, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को और बढ़ाया गया। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, अनुच्छेद 326 सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, अनुच्छेद 324 सही है। निर्वाचन के लिए मतदाता की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में गलत है। ये जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में, अर्थात ये लाइन गलत है। क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। सही मतलब 1 और 2 सही है, मतलब उपयुक्त में से 1 से अधिक। आंसर क्या हो गया? क्योंकि पूछ रहा है कौन कथन सही है, क्वेश्चन सही पूछ रहा है, उपयुक्त में से ये सही है, ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 बाई एकदम संवैधानिक निकाय है, सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायत को वित्तीय सहायता देने संस्तुति नहीं कर सकता, गलत है। संघीय वित्त आयोग भी पंचायत को सहायता देने का काम कर सकता है। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, दोनों सही है, दोनों सही। ए सही है, आर गलत है। आंसर हो जाएगा 128 का सी। चलिए आगे आइए। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही है, यह अब संरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। यह अब संरचना विकास, विदेशी पूंजी से इसका अंतर प्रवाह से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए तो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो अलग से फेमा कानून बना हुआ है, ये है। तो वित्त आयोग का वो काम नहीं है, वित्त आयोग का वो काम नहीं है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। सार्वजनिक क्षेत्र को, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा पर सुझाव देता है, धन के बंटवारा पर सुझाव देता है। आई हैव सम डाउट ऑफ टॉपिक ऑफ थिंकर। थिंकर की तो बाबू उसके लिए जो सिद्धांत पढ़ना होता है ना, थोड़ी डाउट तो रहेगी ही। देखो अमित केसरी आपके देखिए स्क्रीन बोर्ड पर हैं, तो अभी हम क्लास जो लेते हैं उसमें शायद अमित केसरी यदि वही हैं, बताएंगे कि कितना थॉट हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके थ्योरी बतलाते हैं। हॉब्स का विचार क्या था, क्यों ऐसा था, लॉक का क्या था। तो अमित केसरी यदि वही विद्यार्थी हैं जो क्लास में रहते हैं, तो बताएंगे कि कितना उसका थॉट हम लिखाते हैं। क्या अमित केसरी आप वही हैं जो पीजीटी क्लास करते हैं? चांदनी कुमारी जी, थोड़ा सा मेहनत चांदनी जी कीजिए, उस पर देखते हैं आके। चांदनी जी आप लोग देखते हैं इसे, तो हम नंबर एक बार, मेरा मोबाइल पर नंबर हम दिए हैं अपना,
स्क्रीन बोर्ड पर खोजिएगा तो मिल जाएगा। एकदम चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 243 आई 243 बाई में उसका स्पष्ट उल्लेख है। ये लाइन तो सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायत को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता। चलिए अब देखिए ये बाबू, अब पढ़िए, लक्ष्मी मल सिंघवी आयोग ने क्या कहा कि पंचायती राज को वित्तीय स्वायत्तता, पंचायती राज को वित्तीय स्वायत्तता दिया जाए, इसके लिए संविधान में संशोधन हो। वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। राजीव गांधी का भाषण याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं गांव के विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा रास्ते में रह जाता है, 15 पैसा ही गांव पहुंचता है। तो केंद्र सरकार सीधे पैसा देना है, सीधे पैसा राज्य को मुखिया तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मनरेगा तक, उसमें यदि वो सिफारिश नहीं करेगा, कौन सिफारिश करेगा? यहाँ कहता है सिफारिश नहीं कर सकता है, तो लाइन गलत हो जाता है। इसलिए उत्तर जो है ए सही है, आर गलत है, पूरी तरह सही है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर बैठने अनुच्छेद 128 में लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई न्यायाधीश रिटायर कर गया है, बस सिंपल था है, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश यदि रिटायर कर गया है तो उस रिटायर करने के बाद भी यदि जरूरत पड़ती है, यदि जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ती है तो उसे पुनः न्यायिक कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है, उनसे सलाह ली जा सकती है। तो ये लाइन सही है अनुच्छेद 128 में। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, जैसा उच्चतम न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय को देखो, आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को, 215 अभिलेख न्यायालय क्या हुआ? अपने द्वारा दिया गया निर्णय की समीक्षा, अपने द्वारा दिया गया निर्णय का वो रिव्यू कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है, अपने द्वारा दिया गया निर्णय का वो रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ये लाइन भी सही है। क्या है? कथनों पर विचार कीजिए, आगे क्या है, कौन सही है? एक भी सही है और दो भी सही है। एक दो, केवल एक, केवल तो क्या करना होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये दोनों सही, हाथ लिख रहा है ना तो एक और ना ही दो। तो पॉलिटिकल साइंस का बैच जो है शुरू हो चुकी है, वो 5वां नंबर का बैच है, जिसको संध्या को हम 4 बजे से 5 प्लस भी होता है, उसकी क्लास लेते हैं, जहां थिंकर के वक्तव्य के साथ तमाम तथ्यों को बड़े ही सरलता के साथ लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है। यदि पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का कोई विद्यार्थी है, पीजीटी का पढ़ना चाहते हैं, तो पीजीटी का आइए, पढ़िए, देखिए, आप अपने लिए एक पद जो है सो पूरी तरह मजबूती के साथ पकड़ लीजिए। भारत का सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के आधार पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक दोनों में जो पहले पूरा हो वो अपने पद पर काम करता है। सीएजी को क्या बोलते हैं? सीएजी को सरकार के धन का संरक्षक, धन का संरक्षक कहा जाता है। सीएजी को सरकार के धन का
संरक्षक कहा जाता है। तो नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। लोक वित्त का संरक्षक, सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार तो हो गया महा न्यायवादी। तो लोक वित्त का संरक्षक है, ये क्या है? लोक वित्त का संरक्षक है। देखिए टीजीटी के, मैं कोई व्यवसायिक व्यक्ति रहा नहीं। जब पीजीटी में आप पढ़ते हैं तो पीजीटी का 80 क्वेश्चन होता है। 80 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, जो आपका यहाँ 40 क्वेश्चन होता है, उस 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन ही यहाँ पूछता है। आप यदि पीजीटी का पढ़ेंगे, इस 20 से 25 को पढ़ाने के लिए हम तो पढ़ाएंगे तो जो 40 का 40 आपका हल हो जाएगा, वो 40 का 40 क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। लेकिन वहाँ जो पढ़ाई होगी उसके लिए 20 से 25 क्वेश्चन है, उसको इससे कहीं ज़्यादा पढ़ना होता है। तो आपको लगेगा हम क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ व्यवहारवाद, नव व्यवहारवाद, उदारवाद, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। आपका जो 40 है उसके लिए 20 नंबर है, उसको 60 नंबर एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो पीजीटी वाले टीजीटी को पढ़ेंगे तो पीजीटी में जाएंगे, टीजीटी वाले तो उनका तो 40 का 40 क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगेगा कि ये सब थोड़ा इवेंट करता है, काहल पढ़ें, तो उसमें तो उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो आपको लगेगा कि हम सर ऐसे हमको फंसा दिए हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं इसको, तो हमको यही हम काहे के लिए पढ़ें। तो बाबू उसमें मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप आएँ, क्योंकि उसका उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब अब उसमें हम अंतिम में पढ़ाएंगे, जो आपको ये जो क्लास चलती है टीजीटी का, वो अंतिम 10 घंटे लेते हैं। मान लो कि हम 60 घंटे लिए तो 15 घंटे अंतिम जो है सो पीजीटी दोनों का साथ लेकर चलते हैं। बाकी जो चल रहा है कुल टोटल पीजीटी का चल रहा है, आपको बड़ा और लगेगा। और सर को मने मने जो है सो गालिए दीजिएगा कि हमको फंसा दिए, पैसा कमाने के लिए हमारा रोक दिए। इसलिए भाई उसमें मैं सलाह नहीं दूंगा। मेरा स्पष्ट है, उसमें मैं सलाह नहीं दूंगा। पंचायत के संदर्भ में 50% सीट नहीं, वहां पर अनुच्छेद 243 डी कहता है कि 33% सीट का जो है आरक्षण का व्यवस्था है। महिला वगैरह के लिए 50%। ठीक है, बिहार 50% दिया है। बिहार पंचायत 2006 पहला राज्य रहा जिसने 50% दिया। लेकिन इसमें 50% से अनुजाति जनजाति महिला का लक्षित होगा, वहां नहीं, वहां लिखा हुआ है 33% लिखा हुआ है, तो ये लाइन तो गलत हो गया। ग्राम सभा एक निकाय जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं, केवल पंजीकृत मतदाता, केवल पंजीकृत मतदाता वहां प्रयोग में आएंगे। जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है या उनका नाम दर्ज है, तो गलत हो गया। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होती है जिसे बोलते हैं हम लोग प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, अर्थात केवल और केवल 3 नंबर सही है, केवल और केवल 3 नंबर। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो रोज 2-4 गो रहता ही है बाबू। अब बैच देना न देना तो मैनेजमेंट का काम है, मेरे हाथ का तो है नहीं, मैं तो मालिक हूं नहीं। मैंने आप लोगों की मांग पर अपनी भी इच्छा रखा कि भाई एक बैच दे दीजिए। अब देना न देना तो मैनेजमेंट का काम है, उस पर मैं कैसे निर्णय सुना दूं। 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान क्या है? पंचायत में नियमित चुनाव कराने के लिए स्पष्ट देखो, अनुच्छेद 243 ये लिखता है कि पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। महिला के लिए सभी सीट पर आरक्षण का प्रावधान है 243 डी में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग की संशोधन से पंचायत को फंड्स का हस्तांतरण 243 आई में इसका स्पष्ट प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में दिए गए पंचायत की शक्ति का अनिवार्य 243 जी में 29 भी सही दिया हुआ है, स्पष्ट प्रावधान है, यानी सभी सही है।
अर्थात क्या करना होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आश्वासन समिति एक साधन है, आंसर को चेंज कर लेंगे बाबू। आश्वासन समिति विधायी नहीं है, ये कार्यकारी नियंत्रण का हिस्सा है। आश्वासन दिया गया अमुक काम होगा, ये कहाँ दिया कि अमुक विधि बनाएंगे। तो जो सरकार ने आश्वासन दिया उस पर सरकार कितना आगे बढ़ रही है उसके लिए वो समिति होती है, जिसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। इसको आंसर को चेंज कर लेंगे, आंसर ये नहीं, आंसर ए होगा, ठीक है। नहीं, उसको एकदम ध्यान रखना है कि आश्वासन समिति विधायी समिति नहीं होती है। आश्वासन समिति जब भी होती है तो कार्यकारी समिति होती है। इस मंत्री ने आश्वासन दिया तो वो जो है विधायी समिति के लिए कई अन्य समितियां होती है। तो आश्वासन आश्वासन दिया गया कि हम शिक्षक की बहाली करेंगे, आश्वासन दिया गया कि हम लॉ इन ऑर्डर को सुधारेंगे, आश्वासन दिया गया हर घर में बिजली तक पहुंचाएंगे, मतलब नियम बना हुआ है तो सरकार उस पर काम करे। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, ठीक है, किंतु बिना राज्यपाल के सिफारिश राजस्थान विधानसभा पुनः स्थापित किया गया और पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अब क्या होगा, विधानसभा ने पास कर दिया। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। यदि राज्यपाल अनुमति दे दिए अविधि मान्य नहीं होगा, अर्थात वह जो है विधि के रूप में काम करेगा। और दस्तखत राष्ट्रपति राज्यपाल कर दिए, दोनों सदन पास कर चुका है या विधानसभा पास कर चुका, तो वो कानून बना हुआ रहेगा। राज्यपाल के संवैधानिक अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। यहाँ पर अब राज्यपाल अनुमति दे देते हैं, तो अनुमति दे दिए तो काम ये हो गया। राज्यपाल इसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, उनकी मर्जी है। अनुच्छेद 200 के तहत वो भेज सकते हैं या ना भेजें, उनकी मर्जी है। उनको दबाई नहीं कर सकते हैं कि आपको भेजना ही पड़ेगा, वो उनकी मर्जी का क्षेत्र है। इन्हीं कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, एकदम सही है। मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल, ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो केवल और केवल राज्य का मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं होता है कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तो नियुक्त करते हैं, आवश्यकता अनुसार उन्हें बदली किया जा सकता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, भारत भी है, इसमें भारत भी है, चलिए इंग्लैंड भी है। संसद सभी राजनीतिक दल को सरकार का ऐसा मिलता है, सभी दल बोलिए। राजद सरकार में शामिल है, कांग्रेस सरकार में शामिल है नहीं है। सत्ताधारी वहां एक विपक्ष होते हैं, सत्ताधारी दल होते हैं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, एकदम सही है। अनुच्छेद 75(3) लिखता है, 75(3) लिखता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से हाँ सर नमस्कार, अभी हम क्लास ले रहे हैं सर, नीचे ही हैं। ठीक, 75(3) कहता है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो ये लाइन तो सही है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा जा सकती है, ये लाइन भी सही है। तो क्या कहता है, जिसमें संसदीय वो कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें 1 नंबर तो स्पष्ट है गलत है, 1 नंबर जो है सो स्पष्ट है कि गलत है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद में के सभी राजनीतिक दल को सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, गलत है।
सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सही है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा, क्योंकि सरकार चुनना लोकतंत्र, ये भी लाइन सही है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा 5 वर्ष के बाद ही सही। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में इस प्रकार का है, ये लाइन तो स्पष्ट है कि बी नंबर सही है, लेकिन सी नंबर भी उसको आप काट नहीं सकते हैं। बोलिए बसंती जी, आप लोग तो लगातार क्लास आती हो। श्वेता दुबे, लोकतंत्र की क्या परिभाषा देते हैं कि लोकतंत्र उसको कहते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो लोकतंत्र हाँ जहां जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है। ये लाइन भी सही हो गया ना। हमें उत्तर क्या देना होगा? हमें उत्तर देना होगा 3 नंबर, है ना। जितने अन्य सचिव को भी, जितने सचिव होते हैं, हर विभाग का सचिव होता है, तो सभी सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा, केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मंत्री की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक अनुच्छेद 110, उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें कर, टैक्स, कर से संबंधित प्रणाली हो, जिसमें संचित निधि में परिवर्तन से संबंधित हो, उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी, देखिए यही गलत है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ये तो गलत हो गया। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकार है कि कोई बिल धन विधेयक है नहीं, सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, एकदम सही है। 14 दिन में नहीं पास करेगा तो पास हो जाएगा। सही नहीं है, सही नहीं है, ए नंबर सही नहीं है। इस सरकार को इनडायरेक्ट 5 साल में जब चुनाव होता है, जैसे अभी नीतीश कुमार की सरकार है, यदि जनता वोट नहीं देती, सरकार को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? नंदन जी, अभी चलिए बिहार में चुनाव होगी और बिहार में मान लो बीजेपी और जदयू के जो सरकार है, इसको जनता वोट नहीं देती है, सरकार जो जनता हटा सकती है ना, उसको ठीक है 5 साल का कार्यकाल है। जब तो संसद उसको 5 साल के पहले भी हटा सकती है, लेकिन जनता तो 5 साल के बाद हटा सकती है, उतना ही लिखा है कार्यकाल। फिर मैंने बताया कि लोकतंत्र के बारे में आप देखिए, कहीं पढ़िएगा कि लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हो। वहां बाग को अगर मगर तो लिखा नहीं, बाग तो सिंपल लिख दिया है। तो लोकतंत्र की परिभाषा ही होती है कि लोकतंत्र में जहां जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हो, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। हाँ, तो ये नहीं लिखा कि समय अवधि के पूर्व, समय अवधि के बाद, ऐसा तो कुछ था नहीं। इसलिए उस लाइन को, जिस पर जब उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक विकल्प है, हाँ तो उस लाइन को दे सकते हैं ना, क्योंकि आपके संदेह की संभावना तो बनी रहती है। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन अनुच्छेद 312 कहता है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा का पद का गठन कर सकता है। आकस्मिक रिक्ति के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आकस्मिक शक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति, ये उसका अधिकार नहीं है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये उसका कार्य नहीं है। विधान परिषद, ये दोनों काम जो है संसद का है, उसमें राज्यसभा का स्पेशल नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन? तो नई अखिल भारतीय सेवा के पद का गठन करना। नहीं, तो
ये जो है अमेरिका में संसदीय प्रणाली नहीं है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र का दो रूप होता है, एक संसदीय प्रणाली और एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। हाँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय क्षेत्र के लिए भारत के 6 सूत्री प्रस्ताव। भारत के किस प्रधानमंत्री, देखिए आज तक मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्या उत्तर ये दिया हुआ है। मैं इस संबंध में कौन कौन सा प्रस्ताव था या क्या प्रस्ताव था, हाँ बोलिए। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वो अधिनियम अविधिमान नहीं होगा, एकदम पूरी तरह उसको देख करके मैंने बताया। मनोरंजन जी कौन 134 पूछ रहे हैं, 136। संसदीय वाली सरकार वह होती है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, संसद के सभी राजनीतिक दल में सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। ये लाइन तो स्पष्ट गलत है। वहां एक विपक्ष होता है, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, ये लाइन तो गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। एक तो यहाँ देखिए वैधानिक तौर पर यह गलत है। हमारे देश में संसद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद तो यहाँ चलिए संसद का हिस्सा है, लोकसभा भी, तो चलिए इसको आप देख सकते हैं। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं होती है। नीतीश कुमार की सरकार किसके द्वारा चुनी गई है? नरेंद्र मोदी की सरकार किसके द्वारा चुनी गई है? तो सरकार लोगों द्वारा चुनी हो जाती है। 5 वर्ष के बाद सरकार को हटा भी सकते हैं। संसदीय प्रणाली में जनता सरकार को चुनती है, जनता सरकार को हटा सकती है। उसमें जनता चुनती है, जिसको बहुमत मिला जनता उसको सरकार बनाने का अवसर देती है। तो कहाँ पर गलत है? यहाँ पर जो है एकदम लाइन सही है। यदि काटना ही होगा तो हमको चलिए वह होती है जिसमें, तो इसको हम सी उत्तर चलिए कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संसद है। तो आपकी बात को हम मानते हुए जो है उत्तर सी कर सकते हैं, लेकिन संसद के प्रति उसको हटा सकता है। लोकसभा में संसद का अंग है, इसलिए उत्तर ये दी दिया गया। बड़े ही सोच समझ करके पूरे विस्तार से बतला करके दिया गया। ठीक है, भारत सरकार के कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? चलिए अटॉर्नी जनरल कानूनी परामर्श देते हैं, अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अभी वर्तमान में आर बैंकट रमनी इस पद पर हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य विधि आयोग, ये तो गैर संवैधानिक, ये जो है गैर संवैधानिक संगठन है, गैर संवैधानिक संगठन है। एक सौ 34 पूरी तरह से हम नंदन जी एकदम पूरी तरह से सोच समझकर उत्तर दिया गया है। जहां राज्यपाल अनुमति देता तो वह अधिनियम अविधिमान नहीं होगा। जब राज्यपाल दस्तखत राज्यपाल से पूछकर पेश करना चाहिए था, लेकिन नहीं पेश किया और राज्यपाल दस्तखत कर दिया तो क्योंकि दोनों पास कर चुका है तो कानून बन जाएगा। हम पूरी तरह उसको सोचकर ही उत्तर दिए हैं। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सही है। 40 ग्राम पंचायत सही है। 48 में क्या है? 48 में है राज कृषि का विकास करे एवं दूध देने वाली पशु को संरक्षण दे। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है, सही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया?
निजता का अधिकार, निजता का अधिकार को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को माना है कि मौलिक अधिकार है। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंगभूत के रूप में संरक्षित किया जाता है। कब? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के संविधान में तो किस में देखिए 14 तो आएगा नहीं, 14 तो है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छूआछूत। अनुच्छेद 21 भाग 3 की गारंटी है। भाग 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। 83वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया। कहाँ? 21A में। राज्य का नीति 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को अधिकार ये नहीं है। यहाँ पर क्या लिखता है? यहाँ लिखता है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष अनुच्छेद 45 में। ये मूल अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? तो मूल अधिकार है। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। बोलिए, इस क्वेश्चन एकदम यकीनन तौर पर सभी विद्यार्थी का इसका आंसर तो याद होगा। ये वक्तव्य जो है 144 नंबर जो है, भारत कैसा है? आइबर जेनिस क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। और ये है केसी हुएर कहते हैं कि अर्धसंघात्मक संविधान है, अर्धसंघात्मक संविधान है। ऑस्टिन कहते हैं ये कैसा है? ऑस्टिन जो है सहकारी संघवाद का रूप में संविधान है, ऑस्टिन ने कहा है। हाँ, 86वां संविधान संशोधन को लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। बाबू उसमें अनुच्छेद 45 में है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक के। देखिए हम लिखा भी है, ऐसी बात नहीं है, देखिए लिखे भी हैं। राज्य का नीति सिद्धांत 0 से 6 वर्ष। अनुच्छेद 45 यहाँ देखो क्या पूछ रहा है? 6 से 14 वर्ष। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व में 0 से 6 वर्ष है, इसलिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। नया राज्य अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य के निर्माण के लिए संसद उत्तरदायी होगा और संसद उसके लिए केवल और केवल साधारण बहुमत से करेगा। उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। संसद में साधारण बहुमत है कम से कम 2/3। गलत। केवल साधारण बहुमत 2/3। गलत। केवल साधारण बहुमत से। नितेश जी, मैंने तो बताया कि भाई वहां पर शब्द लोकसभा होना चाहिए। नितेश जी, मैंने इस लाइन को बोला ने कि वहां पर शब्द वस्तुतः लोकसभा होनी चाहिए। शब्द जो है, अब चूंकि वो भारत तो लिखा नहीं है, भारत का संसदीय प्रणाली, तो कहीं संसद पार्लियामेंट जो है सो, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। यदि रहता भारत तब तो उत्तर हम सी ही देते, लेकिन भारत तो लिखा नहीं। अलग अलग देश की संसदीय प्रणाली की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग प्रकार सरकार को, लेकिन संसदीय प्रणाली तो है एक जनता सरकार चुनेगी।
वो तो फिक्स है। और सरकार को हटाने का अधिकार सदन को भी होता है। उसमें अलग अलग देश की संवैधानिक प्रक्रिया अलग अलग होती है, इसलिए वहां पर बी को भी सही बतलाए, क्योंकि तो स्पेशल भारत ने लिखा है कि भारत की संसदीय प्रणाली या इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली, वहां तो ऐसा नहीं लिखा है। अब चलिए श्रीलंका में, वहां तो कोई लोकसभा और राज्यसभा की तरह है ही नहीं, संसदीय प्रणाली तो वहां भी है, जनता उसको हटा सकती है ना, इसलिए वहां पर भारत स्पेशल नहीं है, थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना है। चलिए आपने उसको ध्यान दिया नीतीश जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या हल हो गई होगी। कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? नए राज्य का निर्माण कौन करेगा? तो संसद करेगा। कैसे बहुमत से करेगा? तो साधारण बहुमत से करेगा। संसद साधारण बहुमत से करेगा। और क्या इसमें? अनुच्छेद 4 लिखता है कि अनुच्छेद 3 के आधार पर जब नए राज्य का निर्माण होगा तो अनुच्छेद 368 के आधार पर उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नीतीश जी अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे, बात समझे या नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है तो आप उसको जरूर देंगे। संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। विधि की संविधान की पहली अनुसूची और चौथी में, क्योंकि राज्यसभा का सीट चौथी में है तो अलग अलग जब बांटेंगे तो सीट भी बांटेगा। ये भी सही है। अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन, ये लाइन गलत है। अनुच्छेद 4 में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दीपक जी, मुझे ये नीतीश कुमार, मुझे आपकी प्रतिक्रिया की इंतजार है। अपील की सुनवाई ग्राम कचहरी में कम से कम तो 5 चाहिए, उसकी पहली बार में अपील में कम से कम 7 जो है सो पंच का होना आवश्यक है। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा जिला दंडा पदाधिकारी को, जिला दंडा पदाधिकारी को। मुखिया जिला पंचायत पदाधिकारी को। पंचायत समिति SDM को। और जिला परिषद जिला दंडाधिकारी को। बी को ऑप्शन नहीं समझ आया सर, किसमें क्वेश्चन बोलिएगा संख्या तब ना अजीत कुमार जी, किसका किसका क्वेश्चन नंबर बोलोगे तब तो। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के आधार पर राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और राज्यपाल और अभी वर्तमान में कौन है बिहार में? PK शाही। बिहार में है PK शाही। 146 क्या है क्वेश्चन भाई? इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? भारत और संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची भारत और संघ राज्य क्षेत्र, उसमें भारत के 2800 राज्य का नाम है। यदि उसमें नया बनाते हैं उसमें बदलाव होगा ने। अब बिहार को बांट के झारखंड कर दिए, तब सीट था भी उसमें लोकसभा राज्यसभा का सीट है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीट है तो सीट भी बंटेगा ने, तो चौथा में भी परिवर्तन होगा। तो सीट बांटेंगे, अब लोकसभा में बिहार में था 54 सीट, झारखंड हो गया तो अब बिहार में रहा 40, 14 को वहां दे दिए, तो 54 को लिखेंगे 40, वहां लिखेंगे 54 की जगह पर 14। तो चौथी अनुसूची में सीट का बंटवारा है, वहां बदलाव करना पड़ेगा। पहली अनुसूची में राज्य 28 थे, उसको 29 करना पड़ेगा, इसलिए पहला यहाँ बदलाव होगा। दो 2011 के अनुसार बिहार साक्षरता सबसे कम है।
सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया में। कितना साक्षर है पूर्णिया के लोग? 51.08% ही साक्षर हैं। बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.80। और सबसे अधिक कहाँ है? रोहतास की साक्षरता है 73.4%। चलिए यहाँ पर ये चलिए नीतीश जी और तमाम विद्यार्थी, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। सेशन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। किन्हीं विद्यार्थी को कहीं भी कठिनाई हो, किसी प्रकार का डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तत्काल मान ले कोई लोग विद्यार्थी देखते हैं रिकॉर्डेड वीडियो, तो ठीक है, यदि उनको दिक्कत किसी दिन 2 मिनट के लिए आएंगे समय निकाल करके और ऑनलाइन में भाई ये क्वेश्चन था, इस पर हमें कुछ डाउट है सर, आप उसको डाउट को दूर कर सकते हैं। आप जो है जो भी रिकॉर्डेड देखते हैं उनके लिए भी है कि वो वीडियो को बाद में ही कहीं उसको देख लें, समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास को पर यहीं पर विराम देते हैं। नियत समय पर कल पुनः नए सेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।